आप सुन रहे हैं एआई वाणी, जहां आवाज है आर्टिफिशियल लेकिन कहानियां हैं असली। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगला रहस्य किस शहर या विषय पर हो। नमस्कार। आज हम कुछ अहम स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं जो इजराइल और ईरान के बीच हाल में जो टकराव हुआ उस पर केंद्रित है। हाँ। हम इन दस्तावेजों और विश्लेषणों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सालों का जो एक छिपा हुआ तनाव था वो अचानक एक खुले संघर्ष में बदल गया और दुनिया की बड़ी शक्तियां इसमें कैसे उलझ गईं। हमारा मकसद है इन स्रोतों से मुख्य बातें निकालना कि ये सब शुरू कैसे हुआ, कौन कौन शामिल हुआ और हाँ, आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ा। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरी थोड़ी जटिल सी तस्वीर को परत दर परत खोलते हैं। हाँ, और देखिए, इन स्रोतों से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये मामला सिर्फ दो देशों के बीच का ही नहीं था। अच्छा। इसमें कई पुरानी चीजें उलझी हुई हैं, जैसे सीरिया में किसका प्रभाव रहेगा, हिजबुल्लाह जैसे गुटों की भूमिका और जाहिर है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। तो जानकारी यही है कि जो हाल में मिसाइल हमले हुए उन्होंने बस इन सुलगते तनावों को एक सीधे टकराव में बदल दिया। तो वो एक तरह से चिंगारी का काम कर गए। बिल्कुल। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जैसा विश्लेषण बताते हैं, कि कैसे क्षेत्रीय लोकल सी लगने वाली चिंगारी बहुत तेजी से एक वैश्विक चिंता बन गई। हाँ, ये बात तो है। और ये संघर्ष फैला भी बहुत तेजी से है ना। दस्तावेज यही दिखाते हैं कि अमेरिका ने तो लगभग फौरन ही इजराइल का साथ दिया। हाँ, अपना वजन डाल दिया जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ईरान को भी समर्थन मिला, जैसे रूस और सीरिया। हाँ, उनके पारंपरिक सहयोगी। लेकिन इसमें सिर्फ देश ही नहीं थे ना। ईरान जिस सहयोगी गुट हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हौथी विद्रोही, हाँ, वो भी सक्रिय हो गए। तो ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे क्षेत्रीय लड़ाई इतनी जल्दी कई पार्टियों वाली बन गई। सही कहा। और इन विश्लेषणों में तुर्की की भूमिका भी बताई गई है, जो काफी पेचीदा है। अच्छा, वो कैसे? एक तरफ तो वो शांति की अपील कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी अपनी सैन्य गतिविधियां भी चल रही थी। हाँ, शायद ये उनकी पुरानी रणनीति है, रीजन में शक्ति संतुलन बनाए रखने की, कि किसी एक तरफ ज्यादा झुकाव ना दिखे। हाँ, हो सकता है। और साथ ही चीन और भारत जैसे बड़े देशों पर भी एक तरह का कूटनीतिक दबाव था। हाँ, उनके लिए तो मुश्किल स्थिति रही होगी। बिल्कुल, क्योंकि उनके हित दोनों तरफ थे। एक तरफ ईरान से तेल चाहिए, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ व्यापार बढ़ रहा है। सही है। तो ये दिखाता है कि आजकल के जो संघर्ष हैं उनमें आर्थिक और रणनीतिक मजबूरियां कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और इन सब टकरावों का जो मानवीय पहलू है वो तो बेहद गंभीर रहा है। स्रोत इस बारे में काफी विस्तार से बताते हैं। हाँ, वो तो है। तेहरान, यरूशलेम और खासकर गाजा के आसपास के इलाकों में बमबारी की खबरें थीं। हजारों जानें गईं और लाखों लोगों को घर छोड़ना पड़ा। बहुत दुखद। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, अरब लीग, इन सब ने कोशिशें तो की युद्ध विराम की, लेकिन जानकारी यही है कि वो ज्यादातर नाकाम रहीं। हाँ, कुछ विश्लेषण तो यही इशारा करते हैं कि जो गहरा अविश्वास है दोनों पक्षों में और भारी ताकतों के अपने अपने हित हैं, उस वजह से ये कोशिशें कामयाब नहीं हो पाईं। लेकिन इस संघर्ष का एक और पहलू है जो बहुत अहम है और स्रोतों में उस पर जोर दिया गया है। वो क्या है? कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी गई। अच्छा। ये साइबर स्पेस में भी उतनी ही शिद्दत से लड़ी गई। ईरान पर आरोप लगे कि उसने इजराइल के जरूरी नेटवर्क को निशाना बनाया, और वहीं इजराइल पर आरोप लगे कि उसने ईरानी परमाणु सुविधाओं से जुड़े कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक करने की कोशिश की। तो साइबर हमले भी हुए? बिल्कुल, साइबर हमले, ड्रोन स्ट्राइक और साथ में सूचना युद्ध भी, जिसे प्रोपेगेंडा वॉर कहते हैं। हाँ, झूठी खबरें फैलाना वगैरह। हाँ, भ्रामक जानकारी फैलाकर एक दूसरे की छवि खराब करना, उन्हें कमजोर करना, इसका भी खूब इस्तेमाल हुआ है। ये दिखाता है कि आजकल युद्ध का तरीका कितना बदल गया है। तो अब पारंपरिक हथियारों के साथ साथ डिजिटल हथियार भी उतने ही अहम हो गए। बिल्कुल। अब देखिए, स्रोत ये भी बता रहे हैं कि शायद अंतर्राष्ट्रीय दबाव और जो आर्थिक नुकसान हो रहा था उसके चलते जमीनी स्तर पर थोड़ी नरमी आई है, कुछ पीछे हटने के संकेत मिले हैं। हाँ, कुछ ऐसी खबरें हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये समझें कि संघर्ष खत्म हो गया है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो मूल मुद्दे हैं वो तो अपनी जगह पर ही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्थिति अभी भी बहुत नाजुक है। ये स्रोत हमें यही याद दिलाते हैं कि जो जड़ में मुद्दे हैं वो अनसुलझे हैं और तनाव कभी भी फिर से भड़क सकता है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें। हाँ,
तो ये पूरी घटना मध्य पूर्व में जो गहरी अस्थिरता है और उसमें जो बाहरी शक्तियां हैं, उनकी जटिल भूमिकाओं को फिर से उजागर करती है। सही है। एक छोटी सी घटना भी पूरे क्षेत्र को और शायद दुनिया को भी अपनी चपेट में ले सकती है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों का जो हमने विश्लेषण किया, उससे इजराइल ईरान संघर्ष की एक बहुत ही जटिल और कई परतों वाली तस्वीर सामने आती है। इसमें पुरानी दुश्मनी है, नई तकनीक है, वैश्विक भू राजनीति है और सबसे बड़ी बात, भारी मानवीय कीमत चुकानी पड़ रही है। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है, जिस पर इन दस्तावेजों के आधार पर और सोचा जा सकता है। क्या सवाल? सवाल ये कि क्या आज की दुनिया जो इतनी आपस में जुड़ी हुई है, उसमें भविष्य के संघर्षों को सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित रखना संभव हो पाएगा? या फिर ये जो वैश्विक जुड़ाव है, ये उन्हें अनिवार्य रूप से और बड़ा बना देगा?